गाइज देखिए बेटा, हम एक बार फिर से अपना नया टॉपिक लेकर के आए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। और देखिए आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, तो मतलब रासायनिक संयोजन के नियम। कल मैंने आपके लिए सिग्निफिकेंट नंबर क्लियर किया था और साइंटिफिक नोटेशंस क्लियर करी थी। आप अच्छे से उसको देखिए, पढ़िए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बनता है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हिस्सा मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ, इससे भी आपके पास क्वेश्चन बनते हैं और आगे आने वाले लेसन में आपके 11 के कोर्स में आगे ये डिटेल्स में इनको हम वहां पर और डिटेल में भी पढ़ेंगे, इनके प्रयोगों को। आज अभी पहले हमारे पास यहाँ पे है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी रासायनिक संयोजन के नियम। यानी बेटा हमें ये पता चला कि तत्व मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं, मिक्सचर बनते हैं, तो इसमें कोई ना कोई नियम तो लागू होते होंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए। किस प्रकार से एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे, उनका कोई ना कोई रूल होगा उनका मिलने का। तो इसलिए रासायनिक संयोजन के नियम आए। उसमें सबसे पहला नियम लेवोसिए ने दिया। लेवोसिए फ्रांसीसी साइंटिस्ट है लेवोसिए, उन्होंने पहला नियम दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, आप ध्यान रखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसे हम कहते हैं। आप इसलिए ध्यान रखिए कि ये परीक्षा में आपके अक्सर पूछा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोसिए ने सबसे पहले दिया। उन्होंने क्या कहा, देखिए बेटा, सिंपल है, बहुत सिंपल है। कंजर्वेशन के लॉ ऐसे ही होते हैं। कंजर्वेशन लॉ, ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम जो हम पढ़ते हैं, संवेग संरक्षण नियम। इसमें क्या होता है कि ना तो हम किसी चीज को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन का नियम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन संरक्षण का नियम में क्या है, देखिए बेटा, हम मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, द्रव के बारे में। द्रव को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी द्रव को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं। न तो हम उसको बना सकते हैं, न ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम फॉर्म भी नहीं कर सकते तो डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। जो मैटर होता है इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कैसे बेटा, देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए माना हमको पानी बनाना है, तो पानी किस किस के कॉम्बिनेशन से बनता है। देखिए बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। सिंपल एग्जांपल है, हमारे पास है हाइड्रोजन। क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एरो बनता हमारे पास वाटर। ध्यान रखिएगा, है पानी। आप कहेंगे सर आप HO वगैरह अणु के रूप में क्यों लिख रहे हैं, तो बेटा मैं आपको बता दूं, जब तक ये लॉ बने थे स्टार्टिंग में, तब तक अणु की खोज नहीं हुई थी। तो उस समय केवल प्रतीक के रूप में ही हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस तरीके से मान लिया करते थे। हम अणु के रूप में नहीं, कोई भी नॉलेज तब तक नहीं था अणु के रूप में। डाल्टन के आने के बाद, एवोगैड्रो के बाद इस चीज के बारे में पता चला। इसलिए सिंपली हम उस समय हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर इस तरीके से लिखते हैं। देखिए बेटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड वाटर। माना हाइड्रोजन हमने लिया 2 ग्राम, ऑक्सीजन लिया हमने 16 ग्राम, और क्या बना हमारा, पानी जब बनेगा तो कितना बनेगा, 18 ग्राम। देखिए हाइड्रोजन का जो हमारा द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन हम लेते हैं। ऑक्सीजन एक ही पार्ट होता है, ऑक्सीजन लेते हैं तो 16 ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है हम। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टोटल मिला के कितना बना हमारा, 18 ग्राम पानी बना। तो आप देखिए द्रव्यमान संरक्षण क्या कह रहा है, अभिक्रिया से पूर्व कितना द्रव्यमान था अभिकारकों का। बाईं तरफ क्या लिखते हैं बेटा हम, अभिकारक। हाई स्कूल में क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट। दाईं तरफ क्या लिखते हैं हम, उत्पाद। अभिकारक क्या थे हमारे पास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उत्पाद क्या बना हमारा, पानी। तो देखिए हमने क्या लिया, जब अभिकारक लिए तो 2 ग्राम हाइड्रोजन में 16 ग्राम हमने ऑक्सीजन मिलाई और पानी बना। और पानी का जब हमने वेट किया तो कितना था, 18 ग्राम। यानी आप ये सोच लीजिए कि आपने किसी एक बर्तन में इन दोनों को मिलाया, पहले हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, उसको तोल के रख दिया। जब आपने इन दोनों को तोला, वेट किया इनका, तो ये लगभग 18 ग्राम आया। ठीक है, उसके बाद आपने इन पे केमिकल रिएक्शन कराई, आपस में मिला दिया, मिक्स किया, कुछ देर छोड़ दिया, फिर उसके बाद उसको तोला, अगेन 18 ग्राम ही प्रोडक्ट बन गया वाटर। अगेन आपके पास क्या आया, 18 ग्राम ही। यहाँ पे ये गैस है और ये आपका वेपर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में आएगा वाटर। तो आप देखिए गैसें जब मिली तो प्रोडक्ट बन गया, आपको पता लग जाएगा। तो इसलिए देखिए अभिक्रिया से पूर्व 18 ग्राम, सॉरी यहाँ पे ग्राम भी, 16 ग्राम, और अभिक्रिया के बाद भी कितना रहा, 18 ही ग्राम था। अभिक्रिया हो गई, आपस में तत्व मिल गए, नया प्रोडक्ट बन गया, लेकिन द्रव्यमान जैसे पहले था वैसे ही बाद में भी रहा। इसे कहते हैं बेटा हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन, और सारी अभिक्रियाएं इसी पे बेस्ड है। आगे भविष्य में जब आप देखेंगे तो कभी भी लॉस नहीं होता मास का। तो द्रव्यमान को न तो हम बना सकते हैं और न ही उसको नष्ट कर सकते हैं। एक सिंपल उदाहरण मैंने पानी से आपको समझाया, ऐसे ही सब में
ये लागू होता है। आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करा ले, वेट ऑफ या मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट होता है, दोनों तरफ बराबर कंडीशन आती है। क्लियर बेटा, ये था पहला लॉ। सिंपल है, आपने परिभाषा देनी है, उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में इस तरीके से समझाना है, एग्जाम में आता है। दूसरा हमारे पास स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात भी कहते हैं हम इसको बेटा। स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट हुए थे। कौन हुए थे? प्राउस्ट ने ये लॉ दिया था, फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि जब भी रासायनिक संयोजन होता होगा या रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो तत्व आपस में जब मिलते हैं और एक नई यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उनका जो अनुपात होगा वो एक सरल अनुपात में क्या करते हैं, मिलते हैं, अभिक्रिया करते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। वो अनुपात एक निश्चित अनुपात होगा। वो अनुपात क्या होगा? निश्चित। देखिए, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित होता है। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है? निश्चित। यानी कोई भी यौगिक हो, उसमें जब वो बनेगा तो उनका जो द्रव्यमान होगा वो निश्चित द्रव्यमान होगा और निश्चित अनुपात में वो मिलेंगे, तभी तत्व जब निश्चित अनुपात मिलेंगे तभी क्या बनेंगे? यौगिक बनेगा। ये किसने कहा था? प्राउस्ट ने कहा था। प्राउस्ट ने इसको, मैं एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फिर से मैं आपके लिए पानी का ही अगर उदाहरण ले लूं, अगर पानी का उदाहरण ले लूं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मतलब सिंपली मैं आपको लिख रहा हूं ऑक्सीजन, और ये हमारा बन गया H2O। क्या बना? हमारे यहाँ पे पानी बना। जब बैलेंस करेंगे दैट इज अनदर थिंग। अब देखिए बेटा, हमने एक निश्चित अनुपात कैसे मानेंगे? या हाइड्रोजन का क्या होता है हमारा, हमने हाइड्रोजन अणु और ऑक्सीजन अणु के रूप में हम लिया, हमने हाइड्रोजन प्लस टू प्लस O2, बैलेंस रिएक्शन हमारी होती है 2H2O। क्या होती है? बैलेंस रिएक्शन। माना हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो यहाँ पे हमने कितना लेंगे? 2 हाइड्रोजन हो गए। और ऑक्सीजन कितना है? 1 ही है। अणु है ये। क्या है? ये अणु है। थोड़ा पानी को समझाने के लिए मैं आपको अणु के रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हाइड्रोजन का 2 अणु है, ये ऑक्सीजन का 1 अणु है, आपस में मिले, रेशियो 2:1 आया। निश्चित अनुपात, जब निश्चित अनुपात में मिलेंगे तभी पानी बनेगा। तभी क्या बनेगा? H2O बनेगा। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं किसके? H2O पे। इस पे ये बैलेंस करने के लिए स्टोइचियोमेट्री है, इस पे आप मत जाइए। ठीक है ना। अब देखिए, माना मैं इसको इसके परमाणु भार से देख लूं, तो देखिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान यहाँ पे 2 है, 2 एक ही होता है तो 2 हो गया। ऑक्सीजन क्या, एक ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान 16 होता है, तो इसको हम 2:16 क्या लिखेंगे? 16 भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन कितना होता है? 2:16। तो सिंपल रेशियो इनका 1:8 आता है। क्या आता है? 1:8। सरलतम रेशियो क्या आ जाएगा? 1:2। 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान, 16 ऑक्सीजन का द्रव्यमान आपस में मिलते हैं, तब जाकर के क्या बनता है? पानी बनता है। 18 हो जाएगा। 2H2O का क्या होगा? 18 हो जाएगा। वही वाली बात होगी जैसे द्रव्यमान संरक्षण में था, उन्होंने कहा नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें निश्चित अनुपात है। अनुपात क्या है? 1:8 आया। 1:8 इसका अनुपात है। कहने का मतलब है, जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में मिलेंगे, तब जाकर के पानी बनेगा। अब वो पानी चाहे कहीं का भी हो। देखिए बेटा, पानी आपके घर का हो, पानी नदी का हो, पानी समंदर का हो, पानी कुएं का हो, पानी ट्यूबवेल का हो, पानी किसी तालाब का हो, किसी झरने का हो, जहां भी पानी होगा, पानी 1:8 में ही होगा। यह है निश्चित अनुपात का नियम। अगर आप इसके रेशियो को बदल देंगे तो फिर पानी नहीं बनेगा। वाटर कैसा भी हो, वाटर का रेशियो निश्चित होगा। ये रासायनिक कॉम्बिनेशन का दूसरा नियम कहता है कि तत्वों के द्रव्यमान निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तभी जाकर के यौगिक बनते हैं। पानी तभी बनेगा जब आपका क्या होगा? इस प्रकार से 1:8 रेशियो में ये क्या होगा? मिलेंगे, तब जाकर के आपका पानी बनेगा। तो बेटा, 2 नियम तो मैंने आपको ये क्लियर करा दिया, द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात का। हमारे पास 5 लॉ है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट लॉ पढ़ेंगे वो हम गुणित अनुपात का नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गुणित अनुपात। ना बेटा, अब हम पे गुणित अनुपात का नियम नंबर 3 होता है मल्टीपल चॉइस प्रोपोर्शंस का जो नियम है हमारे पास, इसको कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। नियम नंबर 3 केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। देखिए बेटा, क्या होता है मल्टीपल चॉइस प्रोपोर्शन? क्या होता है? यदि 2 तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। कोई 2 तत्व हैं और वो आपस में जुड़ करके एक से ज्यादा यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व जब संयुक्त होने वाले द्रव्यमान, एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान में एक छोटे पूर्णांकों या सरल अनुपात में होते हैं। उसके द्रव्यमान क्या होते हैं? छोटे पूर्णांक में या सरल अनुपात में होते हैं। जब 2 तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। देखिए कैसे?
फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं पानी और पानी का ले रहा हूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैं आपकी बात H लिख रहा हूं हाइड्रोजन के लिए, प्लस ऑक्सीजन एंड एरो वाटर, WATR वाटर बना। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब पानी बनता है तो हाइड्रोजन 2 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, और आपका पानी कितना बना 18 ग्राम में बना। पहली कंडीशन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं जो संयोजित होकर के एक यौगिक का क्या बनाया उन्होंने, पानी बनाया। एक यौगिक क्या बनाया। अब देखते हैं क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयुक्त होकर कोई और यौगिक भी बना सकते हैं। अगेन देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपकी बार बना रहे हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब मैं आपको थोड़ा फॉर्मूला बता देता हूं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है H2O2। देखिए सेम तत्व हैं, एक बार में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले और पानी बना। उनका अनुपात 2 ग्राम 16 ग्राम 18 यानी 2:1 यानी 1:8 में मिला, जो मैंने आपको अभी गुणित अनुपात में क्लियर कराया। ये 2 ग्राम है, ध्यान रखना G है, ठीक है बेटा। दूसरी बार में वही है तत्व, नियम क्या कह रहा है, तत्व तो 2 या 2 से अधिक यौगिक अगर बनाए, सेम तत्व। आपकी बार भी तत्व वही है, लेकिन आपकी बार क्या बन रहा है, H2O2 बन रहा है। यानी आपकी बार क्या हो गया इनका कंपोजिशन, हाइड्रोजन 2 ही ग्राम है लेकिन ऑक्सीजन 32 ग्राम हो गई, क्योंकि 2 ऑक्सीजन आ गए, ठीक है ना। O2 यानी अणु आ गया। इसमें सिंगल ऑक्सीजन होती है हमारे जब पानी बनता है। और अब जो हमारे पास प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 34 का। लुक एट हियर, एग्जांपल से हम समझेंगे। यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो तत्व संयोजित होकर के एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के साथ ये वाला देखिए आप, हाइड्रोजन वाले पे नजर मारिए आप, हाइड्रोजन की वॉल्यूम क्लियर है, एक जैसी है। एक तत्व तो कांस्टेंट है, मतलब एक की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जो दूसरा तत्व जुड़ेगा उसके द्रव्यमान वेरिएबल होंगे। एक तत्व के द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो दूसरा तत्व होगा उसके द्रव्यमान में बदलाव आएगा। वेरिएबल उनके क्या होंगे, मास होगा। और वेरिएबल मास किस रूप में होगा, सरल अनुपात में। ये नहीं है कि अनुपात का अंतर, एक तत्व आपने 1 ग्राम ले लिया, दूसरा तत्व आपने 50 ग्राम ले लिया, तो नहीं बनेगा यौगिक। सरल अनुपात का मतलब होता है छोटे अनुपात, छोटे पूर्णांकों में जो अनुपात होते हैं उसको हम सिंपल प्रोपोर्शन कहते हैं। तो देखिए अब इसका रेशियो अगर आप देखें, हाइड्रोजन तो 2 ही ग्राम में है। एक बार हाइड्रोजन से किस रेशियो में मिल रहा है, एक बार हाइड्रोजन से 1 रेशियो, यहां पे 2:1 में है। एक बार क्या है, 2:1 में है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। दूसरी बार में क्या है, 2:2 में है। देखिए आप, 2 हाइड्रोजन और 2 क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है। अगर मैं इसको रेशियो को इस रूप में निकालूं तो 2:2। अगर आप दूसरे सेंस में निकालें, ग्राम के सेंस में, तो इस वाली के लिए रिएक्शन में कितना हो रहा है हमारा, 1:8 ग्राम में। और इसमें क्या हो रहा है हमारा, 1:60। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो हमारे सिंगल में ही है, लेकिन ऑक्सीजन पहले 8 ग्राम में मिल रही तो पानी मिल रहा है, बन रहा है, और जब 16 में मिल रही है तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन रहा है। सिंपल इट हियर। ये तो मैंने इस फॉर्मूले से बताया और ये मैंने उनके ग्रामों से आपको क्लियर कर दिया। यानी एक तत्व का तो द्रव्यमान नहीं बदल रहा है, लेकिन दूसरे का वेरिएबल हो रही है। तो इस प्रकार से दो तत्व संयोजित जब होते हैं तो 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व तो क्या द्रव्यमान में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन दूसरे तत्वों में वेरिएबल हो जाएंगे और उससे नए तत्वों का निर्माण होगा। इसको कहते हैं गुणित अनुपात का। अनुपात भी कैसा दिखे बेटा, सरल है। 2:1, 2:2, 2:3, 1:3 हो सकता है, पर ये नहीं होगा 1:50, 1:25, वो सरल अनुपात नहीं कहलाता। तभी जाकर के प्रोडक्ट बनते हैं। इसको कहते हैं गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल चॉइस प्रोपोर्शन चॉइस। ना बेटा नेक्स्ट लॉ है हमारे पास, लॉ नंबर 4, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, गैर लुसाक का गैसीय आयतन संबंधी। ये गैर लुसाक इन्होंने अपने ही नाम पर गैसीय आयतन संबंधी नियम रखा। ये गैर लुसाक ने ही इस नियम की खोज करी। उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया। उन्होंने लॉ ऑफ, जो हमने पढ़ा था निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है ना, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का जो नियम पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही ये नियम है। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो नियम था वो सॉलिड के लिए इस्तेमाल हो रहा था। उन्होंने क्या किया, इसको गैस लगा दिया। देखिए बेटा क्या नियम है, जब गैसें आपस में सहयोग करती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। कुछ नहीं, हमने उसमें क्या पढ़ा था, सरल अनुपात के नियम में कि
जब भी कोई तत्व आपस में मिलकर के यौगिक का निर्माण करेंगे तो वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में या सरल अनुपात में। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने गैसों के लिए ये नियम दे दिया, कहा कि जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतन भी क्या होते हैं, सरल अनुपात में होते हैं, पर उसके लिए एक शर्त है कि समान ताप और दाब होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, दोनों चीज क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये कहा गैलुसाक ने। सिंपल है, आपने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे ध्यान रखना है। लॉ ऑफ गैलुसाक का जो आयतन संबंधी वॉल्यूम संबंधी जो नियम है उस पे ये क्या है, गैस ले आना है। अब देखिए मैं समझाता हूं आपको एग्जांपल से। देखिए फॉर एग्जांपल, यानी H2 प्लस Cl2 दो गैसें हैं, इन्होंने मिलकर के बनाया 2HCl गैस का ही निर्माण किया। गैस ही गैस है, गैस आपस में विक्रिया, गैस ही का निर्माण हुआ। यहां पे देखिए H2 अणु है, तो अणु यानी एक अणु H2 का, एक अणु Cl2 आपस में मिलकर के 2HCl बना रहे हैं। इट मींस क्या है, एक आयतन यानी एक वॉल्यूम क्या है, H2 है, एक वॉल्यूम कौन मिला, Cl2 मिला, और कितना बना, दो वॉल्यूम क्या बन गया आपका, HCl बन गया। पॉइंट इसके लिए, यानी दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन है, ये यहां पे दो थे ना, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, इसको अगर आप खोल दोगे तो ये क्या है, HHClCl सेम, तो दो दो हो गए ना, दो वॉल्यूम यानी ये एक वॉल्यूम एक वॉल्यूम, एक वॉल्यूम इसी H का तो है ये, एक वॉल्यूम इसी Cl का तो है ये, तो मिलकर के क्या बना दिया हमने, दो वॉल्यूम क्या बन गया, HCl बन गई गैस। अगर इसका रेशियो निकालेंगे आप तो क्या रेशियो आएगा आपका इसका, ये आ रहा 1:1:2। एक सरल अनुपात आ रहा है नहीं आ रहा। उनका कहना यही है कि गैसें भी जब संयोग करेंगी तो उनका सरल अनुपात होगा सामान्य ताप और दाब पर, और यही देखिए बिल्कुल उससे मिल रहा हमारा स्थिर अनुपात के नियम से, निश्चित अनुपात के नियम से, तब जाकर के HCl बनेगी जब ये कंडीशन होगी। अब देखिए ये अमोनिया का ले लें उदाहरण। अमोनिया, फिर से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन N2 + 3H2 हमें याद भी रखनी है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, और इसने बनाई 2NH3। अब देखिए क्या ये एक सरल अनुपात में है या नहीं है। सरल अनुपात में ना, छोटा अनुपात जो मैंने आपको कहा पूर्णांक में, ये 1 वॉल्यूम, N2 अपने आप में एक अणु है, हाइड्रोजन के कितने अणु, 3, तो 3 वॉल्यूम क्या लिया, हाइड्रोजन, और कितना बनाया यहाँ पे आपका, 2 वॉल्यूम क्या बन रहा है आपका, अमोनिया बन रहा है। अनुपात देखिए कितना आया, 1:3:2। 1:3:2 के अनुपात में ये अभिक्रिया हुई, सरल अनुपात आ रहा है। कौन सा अनुपात आ रहा है, ये भी एक सिंपल प्रोपोर्शन है, ये भी एक सिंपल प्रोपोर्शन है। तो उन्होंने कहा था कि जब गैसें आपस में संयोग करेगी तो उनके आयतनों में क्या होगा, सरल अनुपात होगा, गैस 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 गैस, सामान्य ताप और दाब पर। यह है बेटा हमारा गैलोसक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। नाउ बेटा अब नेक्स्ट एंड फिफ्थ नियम, लास्ट नियम जो हमारा वो है एवोगैड्रो नियम। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फिफ्थ लॉ हमारे पास है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने ये नियम दिया था, और उन्होंने क्या कहा था कि समान ताप और दाब, यानी सामान्य जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो 1 atm, और हमारा जो टेम्परेचर 273 केल्विन दाब की बात कर रहे हैं, पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। किसकी होती है, अणुओं की संख्या, नंबर्स ऑफ अणु या पार्टिकल्स जिसे बोल सकते हैं, कणों की संख्या क्या होती है, समान होती है। ये एवोगैड्रो ने कह दिया था, क्योंकि तब तक जो मोल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने कणों के रूप में इस चीज को क्लियर कर दिया था कि यस, इसमें अणु की संख्या कितनी हो सकती है। कोई भी गैस हो अगर वो बन रही हो तो उसमें अगर हमें कणों की संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल माना उन्होंने कहा, ये एग्जांपल है हमारे पास H2 + Cl2, अगेन मैं ले रहा हूं आपके लिए, और 2HCl, ठीक है। इसमें आयतन सिंपल हमने कहा ना, एक आयतन है, 1 वॉल्यूम हमारा क्या है, एक वॉल्यूम हमारा H2 है, और एक वॉल्यूम ही हमारा क्या है, Cl2 है, और 2 वॉल्यूम हमारे क्या है, OH2। उन्होंने कहा ये जो भी अणु हम लेते हैं समान ताप और दाब पर, इनके जो आयतन है, जितना भी आयतन है उसमें अणु की संख्या समान होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें कि H2 के पास में अणुओं की संख्या कितने पार्टिकल होंगे इसके अंदर, तो हमने मान लिया इसके अंदर 1 लाख पार्टिकल है, 1 लाख है ना, 1 लाख इसमें है और 1 लाख ही इसमें भी है, तो यहां पार्टिकलों की संख्या कितनी हो गई, 2 लाख होगी। बस सिंपल है, पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, अणुओं की संख्या। अब उन्होंने इस संख्या को डिनोट करने के लिए एक नंबर दिया, एक कांस्टेंट नंबर दिया, वो नंबर था 6.023 × 10⁻23। ये से कहते हैं, Na से डिफाइन करते हैं, और इसे एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं, नंबर ऑफ एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। आपने कक्षा 10 में
कक्षा 9 में पढ़ा, एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए। उन्होंने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि कितने कण होंगे एक वॉल्यूम गैस के, कितने अणु होंगे, कितने परमाणु होंगे, उसके लिए एक नंबर्स दिया। उन्होंने कहा लगभग इतने होते हैं और ये प्रैक्टिकल प्रूव्ड वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23। अगर आपसे कहा जाए कि H2 के एक वॉल्यूम में कितने अणु हैं, हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, तो आप सिंपल कहेंगे 6.023 इंटू 10⁻23। कोई कहता है Cl2 के एक वॉल्यूम में कितने हैं, तो या 1 ग्राम में कितने हैं अणुओं की संख्या, तो आप क्या कहेंगे 6.0223। अगर कहते हैं 2HCl यानी इससे जो रिएक्शन है 2HCl में कितने कण होंगे या कितने अणु होंगे, तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, उसका जस्ट डबल हो जाएगा। पॉइंट इसके लिए ये एवोगैड्रो नंबर, इसे एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं। तो एवोगैड्रो ने कहा कि जब समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या या कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या ये सब समान होती है, उसको हम, क्योंकि अभी गैस की बात कर रहे हैं तो गैस के आयतन में अणुओं की संख्या, तो इट मीन्स मैंने कहा अगर 1 लाख पार्टिकल 2 लाख हो गए, कोई निश्चित ही संख्या है। इसी संख्या को हम इससे डिनोट कर देते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। एक वॉल्यूम H2 में, एक वॉल्यूम Cl2 में इतनी, और 2 वॉल्यूम में 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। ये थे बेटा हमारे पास केमिकल हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के, रासायनिक संयोजन के नियम 5 नियम है, इनको अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंस है। कोई ना कोई लॉ आपके पास जरूर आता है, आगे हम किसी चैप्टर में इसको और अच्छे एक्सप्लेन करेंगे, वहां पर ये लॉ फिर से एक्सपेरिमेंटल आपके पास आएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, आप अच्छे से इसे रीड आउट करिए, याद करिए, नोट्स जरूर बनाते रहिए। मैं आपके लिए नोट्स भेज रहा हूँ और कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर लिखिए, अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको होती है तो उसमें जरूर जाके लिखिएगा, मैं उसको जरूर सॉर्ट आउट करूंगा। थैंक यू।